देखो बच्चे, पहले हम लोग कुछ टर्म जानेंगे पॉलिटी का, फिर उसका फार्मूला। तो लिखते चलिए, कुछ थोड़ा सा टर्म देखेंगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? बता सकते हो? साइंस का स्टूडेंट है तुम लोग, बोलो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होगा? बताओ, पढ़ना सोचो। रिसर्च में रिजल्ट क्या है पता रहता है कि नहीं रहता है? नहीं पता रहता है, गेस कर सकते हैं, अनुमान रहता है, लेकिन रिजल्ट पता नहीं रहेगा। तो उसका यहाँ पर बात नहीं होगा, रिसर्च वाला बात नहीं होगा। यहाँ पर जस्ट एक्सपेरिमेंट का मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है यह पता रहना चाहिए। जैसे क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा? रिजल्ट हेड या टेल आएगा, इसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। और जो लैब में होता है उसको एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट का मतलब है एन ऑपरेशन हुज रिजल्ट इज वेल डिफाइंड। ऑपरेशन हुज रिजल्ट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब कोई बोले कि आज मंडे है, ठीक है, तो कल जो दिन आएगा वह या तो ट्यूसडे होगा या ट्यूसडे नहीं होगा, यह एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? लेकिन क्या होगा, वो कल का दिन क्या होगा? ट्यूसडे होगा। तो उसको फिर एक्सपेरिमेंट तो बोल सकते हैं, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते। उसका रिजल्ट क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है ना? कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा यह पता है, लेकिन जब टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, यह नहीं पता है, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं जिसके रिजल्ट का प्रिडिक्शन नहीं किया जा सके। तो क्वेश्चन उसी का सॉल्व करेंगे। अब कोई बोले आज मंडे है कल ट्यूसडे होगा, इसका क्या चांस है? ठीक है, तो इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट में नहीं काउंट करेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। वेल डिफाइंड है रिजल्ट, लेकिन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है ना? तो एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सैंपल स्पेस। कोई नया मैथमेटिक्स आप बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे? फार्मूला बनाएंगे, टर्म बनाएंगे। मान लो कोई तुम नया मैथमेटिक्स डिस्कवर किए, तो फार्मूला बनाओगे कि टर्म बनाओगे? पहले टर्म, फिर उसके बाद फार्मूला। तो जो फार्मूला बनेगा वो पुराने मैथ से एसोसिएट होकर के बनेगा, नहीं तो पता चला कहीं से कहीं बना रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो जब पॉलिटी जब बनाया गया तो फिर किसी न किसी पुराने ब्रांच से इसको भी रिलेट करना पड़ेगा। तो सेट थ्योरी से इसको रिलेट किया गया। तब जो भी टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे सेट थ्योरी की भाषा में डिफाइन करेंगे। ठीक है ना? तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? टॉस नहीं करना है, ठीक है ना, केवल सोचना है। तो टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल। इसको करली ब्रैकेट में रख दें तो इसको क्या बोलते हैं? मैथ के सेट। तो सेट ऑफ ऑल रिजल्ट्स को बोलते हैं सैंपल स्पेस। सेट थ्योरी के टर्म में डिफाइन किया गया। ठीक है ना? सैंपल स्पेस का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, अच्छा मान लो कहीं पर स्टेक लगा है, बाजी लगाया गया है। ठीक है, क्या खेले हो जुआ? तुम लोग जुआ खेलते हो? कभी खेले हो स्कूल में? 2 रुपये 4 रुपये का? कभी नहीं? झूठ नहीं बोलो सब।
ठीक है। 2 मैथमेटिशियन जुआरी थे और उन्हीं के कारण ये मैथ आया। ठीक है, वो नहीं जुआ खेलते, उनकी आदत नहीं लगी रहती तो पॉलिटी नहीं पढ़ना पड़ता आपको। ठीक है, वो कुछ खेल रहे थे और उसमें बीच में ही उनकी माँ आ गई तो खेल बंद करना पड़ा। तो जो अमाउंट था उसको बांटना था, कैसे बांटा जाए, खेल तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो किस रेशियो में अमाउंट बांटा जाए। जैसे कॉइन को टॉस करते हैं तो कुछ पॉइंट उसको मिलेगा, कुछ पॉइंट ये लूज करेगा, इस तरह का था खेल गेम। ठीक है, तो कुछ पॉइंट उसको मिला था, कुछ पॉइंट इसको मिला था। तो चूँकि गेम एंड नहीं हुआ था तो इस अमाउंट को किस रेशियो में बांटा जाए। हम मैथमेटिशियन थे तो वो एग्जैक्ट बांटना चाहते थे, ऐसा नहीं कि चलो इतना तुम रख लो इतना हम रख ले, गेस करके नहीं। तो लोगों ने कैलकुलेशन करना शुरू किया। ठीक है, आप नेट पर सर्च करेंगे पॉइंट्स ऑफ गेम तो आपको मिल जाएगा यह स्टोरी। ठीक है, तो फिर दूसरे मैथमेटिशियन से पूछे कि कैसे हम लोग अमाउंट को बांटे, तो उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। फिर एक दो अपने दोस्त को इन्वॉल्व किए और इस तरह से क्या हुआ, पॉलिटी का डिस्कवरी ही हो गया। ठीक है, इतने फार्मूला बन गए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि एक नया मैथ बन गया। ठीक है, तो इसलिए जुआ नहीं खेलना है, जुआ खेलेंगे तो क्या होगा, हाँ फिर आने वाला पीढ़ी को दिक्कत होगा, एक नया मैथ बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तुम लोगों का पुराना मैथ भी गायब हो जाएगा। नहीं जुआ खेलने का आदत लग जाए तो क्या होगा, जितना फार्मूला याद है वो सभी हाँ सही बोल जाएंगे, इसलिए नहीं खेलना है। बड़े लोग कुछ भी करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, और साधारण लोग कुछ करेंगे तो गड़बड़ करेंगे तो हाँ अपना पूरा भविष्य नष्ट कर लेंगे, जैसे 12 वाला नष्ट किया है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। अब देखिए, जैसे क्वाइन को आप टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल, इसको करली ब्रैकेट में रखेंगे तो यह सेट है। आप पॉलिटी के टर्म इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस, एस से डिनोट करते हैं जनरली। अब है कि एक कंडीशन रखा गया कि जो हेड पहले लाएगा वह विनर होगा। ठीक है ना, तो हेड को भी एक सेट के रूप में दिखाया जाए तो बोलो तो सैंपल स्पेस का यह सेट क्या होगा, सिंगलटन सेट तो ही है, टाइप्स ऑफ सेट, लेकिन इस दोनों में क्या बोलेंगे, यह सेट जो है इसका नाम दे दे ई, तो ई सेट जो है एस का क्या है, सबसेट है। सबसेट है ना। मान लो किसी डाइस को थ्रो किए, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब बोला गया कि जो प्राइम नंबर पहले थ्रो करेगा, जिसके थ्रो में प्राइम नंबर पहले अपीयर होगा वह विनर होगा। तो प्राइम नंबर क्या क्या होगा, 2, 3, 5। तो इसको भी एक सेट बना दिए, तो यह हो गया सैंपल स्पेस, यह सेट ई हो गया। तो यह सेट इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो इसको बोलते हैं इवेंट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को बोलेंगे इवेंट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो नया ब्रांच जो है सेट थ्योरी के साथ एसोसिएट हुआ। ये एसोसिएट होने से क्या फ़ायदा इसको मिलेगा, पॉलिटी को क्या फ़ायदा मिलेगा, सेट थ्योरी का टर्म यूज कर रहा है तो इसको क्या फ़ायदा मिलेगा, उसका फार्मूला यूज कर लेगा। समझ रहे हैं ना, सेट थ्योरी का जो फार्मूला है वह यह यूज कर सकता है, लेकिन कुछ समस्या भी होगा। सेट थ्योरी में एक पढ़े थे ना, फाई जो होता है सबसेट ऑफ क्या होता है, एवरी सेट, जानते हो सर ना। नल सेट जो है सबसेट ऑफ एवरी सेट, और सबसेट शब्द जब पॉलिटी यूज कर लिया तो सबसेट तो फाई भी होता है। तो पॉलिटी को अब इस पर क्लियर करना पड़ेगा अपना स्टैंड कि फाई को इवेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। इसका कोई भी सबसेट लिखेंगे ना तो वह एक इवेंट कहा जाएगा इस डिफिनीशन के अनुसार। समझ रहे ना, पूरा लिखेंगे तो सैंपल स्पेस, और इसमें से कुछ एलिमेंट अलग लिख दे तो वह हो जाएगा इवेंट। तो इसके जितने सबसेट हैं, ईच सबसेट विल बी कॉल्ड इवेंट। तो फाई भी तो क्या होता है, सबसेट होता है। तो फाई को अब इसको बताना पड़ेगा कि क्या कहें, इवेंट बोले या नहीं बोले। ठीक है, तो बोलिए फाई इवेंट होगा कि नहीं होगा। क्वाइन को टॉस करेंगे तो फाई आएगा कि नहीं आएगा, मान लो कहीं एस्केप वेलोसिटी से किए ऊपर चला गया बोलो नहीं, तो पॉलिटी बोला कि आएगा तो नहीं, लेकिन उसको भी इवेंट हम बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। उसे क्या होगा, इसको फ़ायदा ना, मान लो इसका फार्मूला जब यूज करेगा पॉलिटी तो बार बार इसको माइनस करना पड़ेगा।
समझ क्या करना है, कॉइन को टॉस करेंगे तो फाई तो आएगा नहीं। तो जब सेट थ्योरी का फॉर्मूला जब हम पॉलिटी में यूज करेंगे तो फाई वाला जो नंबर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बार बार। समझ, तो उस माइनस नहीं करना पड़े तो इसको ही बोल दिया गया कि एक इवेंट है और इसका नाम है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब फाई। फिर समझा? अब एक चीज़ समझना है आपको, दो स्टूडेंट है और दोनों जो है बेट लगाया। ये थोड़ा चालाक था, वह क्या बोल रहा है बी से कि टॉस करेंगे हम लोग, हेड आएगा तो हम जीतेंगे, ठीक है, और टेल आएगा तो तुम हार जाएगा। नहीं समझे? हाँ, तो बोलो इवेंट में क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा तब? एच भी हो जाएगा, टी भी हो जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। तो सेट थ्योरी में पढ़े हैं ना कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सैंपल स्पेस को भी इवेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आप ऐसे आदमी से खेल रहे हैं, ठीक है, कि हर सिचुएशन में आप हारना ही चाहते हैं, तो उस केस में इवेंट क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस ही इवेंट हो जाएगा। सबसेट जो होगा खुद सेट ही हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे श्योर इवेंट, ठीक है ना। तो श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का मतलब हो गया सैंपल स्पेस ही इवेंट हो जाए, ठीक है। एक और होता है, ये भी यहीं पर लिख लेते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई, कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे ई डैश से या ई के ऊपर सी लिखेंगे, ई सी से, और इसका मतलब है नॉट ई। ये तो जानते हैं सेट थ्योरी में ना आप लोग, नॉट ई। ठीक है, तो यह सब इसका टर्म हो गया। अब फार्मूला लिखेंगे इसका कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ एन इवेंट ई, इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसको डिनोट करेंगे पी से, और इसका फार्मूला हो जाएगा एनी अपॉन एन एस। प्रोबेबिलिटी का यही सिंपल फार्मूला है, एनी अपॉन एन एस। यह क्यों ऐसा फार्मूला बनाया गया, तो यह बहुत ही सिंपल है। इसके फार्मूला के लिए कुछ बहुत ज़्यादा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो एक बैग है, दो बैग है, 99 वाइट बॉल है और एक रेड बॉल है। इसमें जो है 40 वाइट बॉल है और 60 रेड बॉल है, और कंडीशन है कि जो वाइट बॉल ड्रॉ करेगा वह विनर होगा। और आपको छूट है, किसी एक बैग से ड्रॉ करना है। किसे ड्रॉ करेंगे, इससे या इससे? इससे। क्यों? क्योंकि वाइट बॉल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो चांस क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। मतलब चांस डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट पर, समझ रहे ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को इन्वॉल्व किया गया कि एनी बहुत, एनी ज़्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, एनी कम होगा तो प्रोबेबिलिटी भी कम होगा, ठीक है। तो सोचो, इतना चीज़ सोचने के लिए वो मैथमेटिशियन लोग दूसरे मैथमेटिशियन को परेशान किए, फिर एक नया ब्रांच बना, ठीक है। या रेशियो सोच लेते हैं तुरंत, तो वहीं पर काम खत्म हो जाता, एनी बाई एन एस। और इसको ड्राइव करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा लिमिट कैलकुलेशन ये सब कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। बहुत ओबियस है कि एनी की संख्या बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एनी की नंबर कम होगा तो घट जाएगा। बहुत सिंपल फार्मूला था, एनी बाई एन एस। अब इसका कुछ नोट है, वह नोट लिखेंगे। सोचो तो P कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि ऊपर सबसेट का एलिमेंट है और नीचे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। तो यह रेशियो हमेशा क्या होगा, 1 से लेस देन होगा। 1 के बराबर हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। एनी जब एन एस हो जाए तो 1 के बराबर, ठीक है। 0 से बड़ा तो होगा ही, रेशियो है तो 0 से बड़ा ही होगा, और 0 के
बराबर होगा। तो P जब भी होगा तो 0 से 1 के बीच में होगा। सेकेंड, PE प्लस PE डैश ऑलवेज 1 होगा। PE प्लस PE डैश ऑलवेज 1 होगा। समझाना पड़ेगा। PE डैश का मतलब नॉट ही। जैसे मान लो एक डाइस को थ्रो किया गया तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कंडीशन है कि जो 3 से ग्रेटर नंबर थ्रो करेगा पहली बार वह विनर होगा। तो बोलो क्या क्या एलिमेंट होगा? 3 से ग्रेटर नंबर जो थ्रो करेगा 4 5। तो इस इवेंट को अकर होने का क्या पॉलिटी होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस 2/6 ना, यहाँ 6 तक रहता है ना। थ्रो करेंगे तो कितना आएगा? 1 से लेकर के 6। अच्छा 3 से बढ़ जाएगा ना, तो 5 6 3/6, ठीक है। फिर बोला गया कि नहीं, इस नंबर को छोड़ करके जो लाएगा वह विनर होगा। तो उसको बोलेंगे ई डैश। इस नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर आए तो ई डैश में क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा? 1 2 3। अच्छा कुछ चेंज करते हैं, 4 से ग्रेटर रख लेते हैं इसको, क्योंकि इक्वल इक्वल आ जा रहा है ना, तो फिर समझाने में नहीं बनेगा। 4 से ग्रेटर नंबर आएगा तो विनर होगा, पहला केस तो 2/6। अब है कि इसको छोड़ करके जो नंबर लाएगा वह विनर होगा, तो ई डैश होगा 1 2 3 4। तो इसका पॉलिटी क्या हो जाएगा? 4/6, ठीक है। यह कैंसिल हो क्या आ जाएगा? 1/3। यह कैंसिल हो गया 2/3। इन दोनों का सम क्या आएगा? 1 के बराबर। क्यों ऐसा आ गया? तो ध्यान से देखो, इसको यहीं रखने देते हैं, यहीं रहने देते हैं, 2/6 ही रहने देते हैं। तो यह 6 तो कॉमन है, ऑल एलिमेंट्स है। इन दोनों का सम करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा ना, तो ऑलवेज 1 आएगा। समझ रहे हैं? तो मान लो आप इसको कैलकुलेट कर चुके हो 2/6, तो P डैश कैलकुलेट करने के लिए फिर लिस्ट नहीं बनाना है। क्या करेंगे? 1 - P कर लेंगे। तो इसलिए फॉर्मूला का भी यूज होगा, ठीक है। P पता है तो P डैश निकालने के लिए फिर NE/NS नहीं लिखना है। क्या करेंगे? 1 - P करेंगे। समझ गए होंगे इतना बात, ठीक है। मेन तो यही है, 4th पॉइंट। ये सब तो जस्ट इनिशिएशन था इसका। फिफ्थ पॉइंट, ऑड्स इन फेवर। पता नहीं यह है कि नहीं आपके बुक में। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर है, पढ़े हो सब? ऑफ एन इवेंट ई, यह टर्म है। इसमें NE/NS को बोलते, NE/NE डैश को बोलते हैं ऑड्स इन फेवर, ठीक है। NE और NE डैश का जो रेशियो होगा उसका नाम ऑड्स इन फेवर। ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट ई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा NE डैश बाई NE। NE और NE डैश को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? NE और NE डैश को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? NS मिलेगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अब यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लेवल पर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका काम अभी ख़त्म कर देते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं और इसका काम अभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इफ ऑड्स इन फेवर of an event E B 7:5, 7:5, फाइंड PE। तो बोलिए क्या होगा? बिना लिखे हुए आंसर बोलना है। क्वेश्चन लिखना है
उसके बाद कुछ नहीं लिखना, सीधा आंसर बोलना। इफ ऑड सिंक 7/, क्यों 2 क्यों बोलो? एनी बाई एन एस होता है ना फॉर्मूला पॉलिटी निकालने का, 7/12 हो जाएगा ना, 2 क्यों कर रही हो जाएगा? बोलो कैसे होगा? 7 + 5 एन एस हो जाएगा, 7 हो गया एनी, 5 हो गया एनी डैश, तो दोनों का सम करेंगे तो 12, तो 7/12। ठीक है, वास्तव में लिखना ऐसे चाहिए कि एनी जो हो गया 7K, एनी डैश हो गया 5K, तो एन एस क्या हो जाएगा 12K, डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा। तो ये स्कूल के लिए लिखना है, यहाँ के लिए नहीं। आंसर तो इसीलिए बना लेना है, स्टेप दिखाना होगा तो स्टेप दिखाएंगे। के क्यों लिखे हैं? रेशियो है तो कैंसिल हो सकता है, कोई फैक्टर कैंसिल हो गया हो, तो 7/12। और क्वेश्चन करा है इस पर, ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट? हाँ, इसका काम खत्म। अभी कुछ फिर बाद हम लोग नाम नहीं लेंगे, ठीक है। एक और टर्म है, इसको भी यहीं पर ख़त्म कर लें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, दोनों वर्ड यूज होता है। डिसजॉइंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए। माने दो इवेंट है, कॉमन एलिमेंट नहीं है उसमें, तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट इवेंट या एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ क्लियर है ना। एक और टर्म यूज होता है इक्वली लाइकली केसेज, इक्वली लाइकली केसेज या इवेंट्स। इसका मतलब क्या है? इक्वली लाइकली केसेज का मतलब क्या समझिए। डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस आएगा 5, 6 ये आएगा, डाइस को थ्रो करेंगे तो। ठीक है, तो 1 अकर हो इसका चांस क्या होगा? 1 का पॉलिटी निकालना है, एलिमेंट 1 का पॉलिटी निकालेंगे तो 1/6। 2 का चांस 2/6, हाँ वैल्यू नहीं लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1/6। 3 का चांस, ईच एलिमेंट का चांस क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे ना। अब मान लो डाइस को ना थोड़ा सा हम घिस दिए दीवार पर, ठीक है ना, अब क्या होगा? 1 आने का चांस क्या होगा? 1/6 रहेगा या अफेक्टेड होगा? नहीं, नंबर दिख रहा है, उसका कॉर्नर को थोड़ा घिस दिए हैं, कुछ अनबैलेंस हो गया है। अब थ्रो करेंगे ना तो जैसे रुकना चाहिए वैसा नहीं रुकेगा, कुछ ना कुछ लुढ़क जाएगा, वही रहेगा। कैसे? अच्छा मान लो तुम जो है चोरी करके लिखना है तुमको एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है, चोरी करके एग्जाम में लिखना है। वो पता है कि तुम्हारा बगल में ना टॉपर बैठने वाला है, तो तुम खुश है हो गया है। अब टीचर ने क्या किया, जो टॉपर था वो अपने बेटा के पास सीट भेज दिया, जो सबसे बोगस स्टूडेंट था वो तुम्हारे पास भेज दिया। अब बोलो तुम्हारा, अब तुम चोरी करके, तुम तो फिक्स है तुमको चोरी करके ही लिखना है। अब तुम बोलो तुम्हारा मार्क्स जो है प्रभावित होगा कि वही रहेगा। तब कहेगा चोरी नहीं करेंगे, अपने से लिखेंगे। चेंज हो जाएगा ना पॉलिटी, चेंज नहीं हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। शोले फिल्म देखे थे आप लोग? शोले फिल्म, शोले मूवी देखे हैं? तुम देखा है कि नहीं देखा है? तुम नहीं देखी हो शोले मूवी? तुम? अरे हमेशा आते रहता है ठीक पढ़ने वाला लोग। पापा मम्मी से पूछना था, बोलेगा 20-25 बार देखे हैं। अरे मान लो कि जैसे हम 1 के तरफ जो कॉर्नर है उसको घिस दिए, अब उधर वो रुकेगा ही नहीं। मान लो 2 ज़्यादा चांस हो जाएगा आने का, 3 ज़्यादा, मैंने मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी कर दी है।
तो मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी कर देंगे तो यह सब वैल्यू बदल जाएगा ना, अब पॉलिटी अब ऐसा नहीं निकल पाएगा, एनी बाई एन ऐसा नहीं निकल पाएगा। ठीक है जो बात, किस कॉर्नर पर खराबी किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जो बात, तो उसमें जो शोले मूवी का नाम लेने का कारण है, उसमें जो कॉइन है उसको टॉस करेंगे तो हेड आने का चांस क्या होगा, 1/2 नहीं होगा। ठीक है ना, 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ हेड ही था, समझे ना। हाँ, अब सामने वाला को पता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी कर देना। मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी करेंगे तब वह इक्वली लाइकली नहीं कहा जाएगा। तो इक्वली लाइकली का मतलब है अनबायस्ड होना चाहिए, बायस्ड नहीं, समझे ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट का चांस क्या होना चाहिए, डिफरेंट, इक्वल होना चाहिए, उसको बोलेंगे इक्वली। हर क्वेश्चन का आंसर इक्वल नहीं, यह नहीं कहा जा रहा है। क्वेश्चन तो कुछ और पूछेगा, क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि 1 का चांस बताओ, 2 का चांस बताओ। क्वेश्चन पूछेगा ऑड नंबर आने का चांस बताइए, प्राइम नंबर आने का चांस बताइए, समझे ना। क्वेश्चन में 2 इवेंट है, ए बी सी, तीनों का आंसर सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, सेम आएगा। क्वेश्चन में 3 इवेंट है, हाँ क्वेश्चन में तीनों का आंसर क्या आएगा, आंसर कांस्टेंट आता तो पढ़ते क्यों, सीधा आंसर याद कर लेते, कोई भी क्वेश्चन पूछे वहीं देना। लेकिन क्वेश्चन कुछ ही पूछे, एलिमेंट का पॉलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आएगा, उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली केसेज, समझे ना। इसका मतलब है अनबायस्ड, तो लिख देते हैं अनबायस्ड, उसे समझ जाएंगे। अनबायस्ड कौन तो समझते हैं ना कि कोई मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी नहीं किया गया है। तो अभी एनी बाई एन एस फार्मूला कब लागू होगा, जब अनबायस्ड हो तभी लगेगा, बायस्ड में नहीं लगेगा। बायस्ड होता है ना, खराब करना किसको बोलते हैं, बायस्ड या अनबायस्ड को, कुछ चेंज कर, बायस्ड मतलब चेंज कर देना ना, हाँ। तो अनबायस्ड, ठीक है, अनबायस्ड। तो जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अनबायस्ड पढ़ेंगे, जब तक कुछ कहा नहीं जाए। ठीक है, अनबायस्ड। इसका डिफिनीशन, एग्जैक्ट डिफिनीशन है कि ईच एलिमेंट है इक्वल चांस टू अकर, ईच एलिमेंट हैज इक्वल चांस टू अकर, उसका मतलब है इक्वली लाइकली केसेज। मतलब ये सब लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, वो सब पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कैसे लिखते हैं, नाम के पहले मिस्टर श्री लिखते हैं ना, तो कोई ध्यान तो नहीं देता, नाम पूछ के लिखता है, तो वही है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, तो वो सब नहीं ध्यान देना है। आप फार्मूला यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने। अब आपके स्कूल बुक में पहले क्या है, एक एक्सरसाइज है सैंपल स्पेस लिखिए, दूसरा एक्सरसाइज है इवेंट लिखने पर और तीसरा एक्सरसाइज है एनी बाई एन एस पर, और चौथा एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन परमुटेशन पांचवा एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन। ठीक है, हम लोग मिक्स्ड करेंगे सब एक साथ। अब यह बोल लेते हैं, क्योंकि आप बुक सॉल्व करेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि नहीं सॉल्व हो आपसे। 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, हाँ 1,1, 1,2, 1 से पहले शुरू करेंगे 1,6 तक, फिर 2 से लेकर के और लास्ट में होगा 6,1 से लेकर के 6। कितना एलिमेंट हो जाएगा, 36। वो परमुटेशन पढ़े थे ना, मल्टीप्लिकेशन रूल वहीं लागू होता है। ठीक है ना, काटे 3 डाइस को थ्रो करेंगे तब कितना होगा, 6 × 6 × 6 हो जाएगा टोटल एलिमेंट्स। उसको लिस्ट ही बनाएंगे, लिस्ट कितना का बनाएंगे, 8-10 का बनाएंगे, सबका लिस्ट नहीं बनाना है। ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, एक लिखते हैं सैंपल स्पेस, शायद ऐसा क्वेश्चन होगा ये। ए डाइस इज थ्रोन एट random, a dice is thrown at random. If डाइस नहीं, क्वाइन कर देते हैं, क्वाइन, डाइस को चेंज कर दीजिए, क्वाइन। ए क्वाइन इज थ्रोन एट रैंडम, इफ हेड कम्स अप throw a dice, throw a dice,
and if tail comes up, throw coin again. ठीक है. राइट सैंपल स्पेस. आपके बुक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है. हाँ बोलो बच्चे, क्या करेंगे? बोलो. क्वाइन को टॉस करिए, मान लीजिए क्या आया, हेड आप मान लेते आया. दो एक्सपेरिमेंट है इसमें एक साथ. तो हेड के साथ फिर क्या क्या करना है? डाइस को. तो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? तो बोलो एलिमेंट कैसे लिखेंगे? H,1 या एक एलिमेंट हुआ, फिर दूसरा H,2 से लेकर के H,6 खत्म हो गया. फिर उसके बाद यदि टेल आया तो क्वाइन करेंगे तो क्या क्या आएगा? क्वाइन आएगा तो फिर HT नहीं, पहले तो क्या लिखना है? अरे ठीक से बोलो. हाँ क्या क्या आएगा? टेल कोमा हेड और टेल कोमा टेल. टेल कोमा हेड टेल को, बस इतना ही एलिमेंट हो जाएगा. समझाना पड़ेगा इसको क्या? हो जाएगा ना. यह हो गया हमारा सैंपल स्पेस. अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना हो तो काउंट ही करना होगा. ठीक, समझाएं इसको. अब आपको बुक में टीचर सब डायग्राम बना के बताता होगा कि डाइस को थ्रो करो, डाइस नहीं क्या था, क्वाइन को थ्रो करो तो एक ब्रांच बनेगा हेड, दूसरा ब्रांच बनेगा टेल. ठीक है. हेड आया तो डाइस को थ्रो करो, तब लिखो H1 से लेकर के H6. और टेल आया तो फिर क्या करना है? क्वाइन. तो क्वाइन ये तो कांस्टेंट है, यह चेंज हैगा. ठीक है ना. तो टेल हेड टेल टेल. और तब जा कर के इसको क्या करना है, इस तरह लिखिए. ठीक है. तो डायग्राम बना के, चाहे तो डायग्राम बना के लिखिएगा, हो जाएगा ना. उस सुविधा के लिए आपको डायग्राम बना के दे दिए. एक क्वेश्चन और लिखिए. ओके. थ्रो ए क्वाइन, थ्रो ए क्वाइन till head appears. Till head appears. Write sample space. Throw a coin till head appears. Write sample space. बोलिए क्या लिखा जाएगा? नहीं, H आ गया तो एक ही खत्म हो गया. हाँ तो मानेंगे, पहला बार में मान लेते हैं कि हेड आया तो बस एक ही एलिमेंट होगा और कुछ नहीं. मान लो पहला बार में टेल आया तो फिर क्वाइन को क्या करना पड़ेगा? फिर फेंकना पड़ेगा. तो टेल आया तो फिर हेड आ गया. दूसरे बार में हेड, मैंने इसको ऐसा समझिए ना, पहला बार में ही हेड आ गया एक एलिमेंट. अब दूसरा केस क्या होगा? दूसरे बार में हेड आया तो दूसरे बार में हेड आने का मतलब टेल हेड, क्योंकि हेड आ जाएगा तो वर्क कंप्लीट हो जाएगा. थर्ड केस क्या मानेंगे? थर्ड टाइम हेड आए तो थर्ड टाइम हेड आने का मतलब टेल टेल हेड. समझ रहे हैं ना. फिर फोर्थ टाइम्स हेड आए, फोर्थ बार, तो टेल टेल हेड, फोर्थ पोजीशन पर हेड आए. यह कभी खत्म नहीं होगा. कितना एलिमेंट होगा इसमें? इनफाइनाइट. तो यही हो गया सैंपल स्पेस. ठीक है ना. तो हमको लगता है इस दोनों क्वेश्चन से समझ जाएंगे और आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सैंपल स्पेस का. अब चलते हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पर.
लिखिए 2 डाइस आर थ्रोन एट रैंडम। क्वेश्चन लिखिए 2 डाइस आर थ्रोन एट रैंडम। एट रैंडम। फाइंड probability of occurrence of first question. Find probability of occurrence of doublet. डबलेट का मतलब क्या होता है? इक्वल नंबर, डबलेट्स। स्टेप भी लिखाना सीखा है? कैसे कैसे लिखना है स्कूल एग्जाम में? स्टेप नहीं लिखाना है? नहीं सीख लीजिए थोड़ा सा, एक बार एक क्वेश्चन तो सीख लो। सबसे पहले क्या करना है, देखो बच्चे स्टेप, हाँ RE, और RE भी नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा पूरा नाम, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ज़्यादा जगह घेरेगा। RE, हाँ RE में यही लिख देना है, क्वेश्चन को ही लिख देना है। 2 डाइस आर थ्रोन, हाँ उधर टाइम नहीं मिलेगा। हाँ ये सब हटाइए, छोड़ देते हैं, ठीक है। सीधा लिखिए NS कितना होगा, लिस्टिंग नहीं करें, लिस्टिंग तो बहुत हो जाएगा। तो NS मल्टीप्लाई करेंगे, पहला डाइस को थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 6, और सेकेंड डाइस को थ्रो करेंगे देन 6, तो 6 × 6, 3 डाइस रहेगा तो 6 × 6 × 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, ठीक है 36। डबलेट कितना आएगा, हाँ कम है तो लिस्टिंग कर दीजिए, E है तो 1 1 2 2, आप तो पूरा लिखेंगे, हम डॉट कर दे रहे हैं 6 6, समझ रहे ना। तो AD हो गया 6, P हो जाएगा सेकेंड। अनइक्वल नंबर कम्स अप, हाँ अनइक्वल नंबर कम्स अप, तो सब कुछ ये लिखेंगे, हाँ सब कुछ ये लिखेंगे, अब P डैश निकाल देंगे, सब कुछ ही लिखेंगे। ये डायरेक्ट लिख लीजिए, 31 हो जाएगा ना, लिखना अपने तरीक़ा से है, तो जैसे भी आप लिखें। थर्ड क्वेश्चन, समझाना पड़ेगा लिख करके, हो जाएगा। सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाई बी 9, सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाई बी 9। तो NS तो वहीं रहेगा, E आपको लिखना पड़ेगा, इसमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। E का लिस्टिंग बनाइए, क्या क्या आएगा, हाँ लिखिए, हाँ लिखिए 3 7, हाँ लिखिए लिखिए लिख के बनाइए अपना, खुद कीजिए फटाफट। फोर 3 6, क्रम से लिखो, ऑर्डर में लिखो, 4 5 5 4 6 3, तो 4 हो गया, तो 7 इसमें नहीं होगा, NE/NS 4/36 हो जाएगा ना सब। फोर्थ, सम ऑफ नंबर्स बी एट लीस्ट 10, बी एट लीस्ट 10। मैक्सिमम सम कितना आएगा दोनों डाइस के नंबर का, 12। तो एटलीस्ट 10 का मतलब 10 वाला भी लिखना होगा, 11 भी 12 भी। कंप्लीट कीजिए फटाफट।
क्या क्या आएगा, 10 के लिए आएगा 3, 4 के साथ 4 6 6 4, 10 का कम खत्म नहीं, 5 5 फिर 6 4, 10 का कम खत्म। 11 के लिए 11 कहाँ पर आएगा, 5 5 6 6 5, 12 आ जाएगा 6 6। बस इतना ही एलिमेंट होगा ई में। 6 आ गया ना, 6/36 बन जाएगा ना, ऐसा सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इन ए लीप ईयर find the probability that first question 53 संडेज कम या एप ईयर जो भी लिखिए, 53 संडेज कम। लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366। तो 366 को पहले 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना वीक होगा यह देखने के लिए, तो कितना वीक होगा, 52 वीक्स होगा। कितना रिमाइंडर कितना आएगा, 2 डेज आएगा। यह हो गया वीक्स। अच्छा 52 वीक्स का मतलब क्या है, 52 संडे तो श्योर हो गया, 52 संडे श्योर। और श्योर के लिए फार्मूला नहीं बनाया गया है पॉलिटी, रैंडम के लिए बनाया गया है। तो सैंपल स्पेस कितना के लिए लिखेंगे, केवल 2 दिन के लिए लिखेंगे, समझे ना, क्लियर है। ये 2 दिन लगातार होगा या बीच में हो सकता है, एक दिन पहला दूसरा दिन 2 दिन लगातार। तो 2 दिन लगातार क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे जितना पॉसिबल। तो वह हो गया हमारा NS, और उसमें देख लेंगे संडे कहाँ कहाँ है, वह हो गया NA। 366 डेज काउंट नहीं होगा, ओनली 2 डेज काउंट होगा। तो बनाइए सैंपल स्पेस। इतना लिखने के बाद संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बस इतना ही होगा। NS कितना आ गया, 7 हो जाएगा ना, 7। ई का मतलब संडे जिसमें हो, तो संडे मंडे 1 एलिमेंट और सैटरडे संडे 2 एलिमेंट। तो P हो जाएगा 1/7, 2/7। NE हो गया 2/7। समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक इसी का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। 53 संडेज एंड 53 मंडेज। तो सब कुछ वही रहेगा, बस ई केवल बदल जाएगा, संडे एक्स्ट्रा और मंडे एक्स्ट्रा। तो एक ही एलिमेंट होगा संडे मंडे। तो P हो जाएगा 1/7। समझ गए। अच्छा ऐसा कहा जाए 53 संडे और 53 ट्यूसडे, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझे ना। अब 52 संडे कहा जाए तो श्योर हो जाएगा। और श्योर का पॉलिटी क्या होता है, 1, तो उसका 1 आंसर लिखेंगे, समझ रहे ना। तो रैंडम, समझ गए। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन में। NCR का फार्मूला याद है कि भूल गया सब, याद है NCR का फार्मूला,
हाँ तो एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, नहीं तो मेरा ब्लड आप लोग बर्न करेंगे। हाँ बोलो, एन सी आर का फार्मूला। हाँ, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, लेकिन कोशिश करना ये फार्मूला यूज नहीं करें। इसके लिए आपको तरीका बताए थे। 10C3 का वैल्यू लिखना हो तो क्या करेंगे, R3 है तो 3 नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, आप फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना है, यह यूज करेंगे। फार्मूला यूज नहीं करेंगे, यह यूज करेंगे। याद है? ठीक है, नोट कर लीजिए फिर एक बार। अच्छा, 20C18 का वैल्यू लिखना होगा तो 18 नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? हाँ, 20C2 लिखेंगे। 20 इंटू 19 बाई फैक्टोरियल देना नहीं भूलना है। हालांकि 2 में भूल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे ना, लेकिन दूसरे नंबर के लिए फैक्टोरियल देना पड़ेगा। क्या था यह मेथड? यही यूज करना है, ठीक है ना। हाँ, सिंबल में लिखा हो तब फॉर्मूला लिखना है। मान लो कहीं लिखा जाए ए कॉम्बिनेशन बी, तब क्या करेंगे, तब फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड, NC0 का वैल्यू बता दो क्या होगा। नहीं याद है ना, इसीलिए बोले हैं ना कि आप लोग मेरा खून जलाइएगा आगे। बोलो NC0 का वैल्यू। वन, NC0 1। NCN का वैल्यू बोलो क्या होगा, कैसे? फिर यही फार्मूला यूज करो, ये दोनों सेम ही हो जाएगा ना, NC0 चाहे NCN 1। तो अब आज के बाद ये दोनों नहीं भूलना है। NC1 बोल दो, कैसे? यही रूल, जैसे 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 1 है तो एक बार लिखना है, तो N हो जाएगा NC1 है, ठीक है। या था? हाँ, ये तो याद था, ये तो आप लोग को याद है। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। और ऐसे इसका ज़रूरत तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। NCR माइनस 1 प्लस NCR इक्वल टू, हाँ, N प्लस 1 CR। डांसिंग प्रॉपर्टीज बोलते थे। यह एक ज़्यादा है तो इसको एक ज़्यादा करना। प्रोबेबिलिटी में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई क्वेश्चन में ज़बरदस्ती दे दिया तो ध्यान में रख लीजिए। अब क्वेश्चन लिखिए। ए बैग contains 7 red and 5 white balls. A bag contains 7 red and 5 white balls. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random. Find the probability that first question, both balls be red. चलो NS पहले बोल दीजिए क्या होगा। NS टोटल बॉल कितना है 12, ड्रॉ कितना करना है 2, तो बोलो क्या हो जाएगा 12 टोटल हो जाएगा और 2 चाहिए तो 12C2, तो NS हो जाएगा 12C2। NE बोल दो। NE का मतलब रेड बॉल कितना है 7, आना कितना चाहिए दोनों, तो क्या हो जाएगा 7C2। बस P का वैल्यू लिख देना है, P इक्वल्स टू NE बाई NS। तो 7C2 बाई 12C2।
अब 7 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, जस्ट अभी बताए थे, 7 इंटू 6 बाई फैक्टोरियल 2, और नीचे लिखना है 12 इंटू 11 बाई फैक्टोरियल 2, कैंसिल, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। तो बुक में तो बहुत क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। क्या 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 सॉल्व करना है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन और बीच का 2 क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद देख लीजिए जो डिफ़िकल्ट लगेगा उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एक ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लास्ट का 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बीच का 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट वाला तो छोड़ भी सकते हैं, फर्स्ट वाला में क्या होगा, हाँ वही सब होगा, एन लिखने का, ठीक है। विवेकानंद की जीवनी घटना है। विवेकानंद फेमस कहाँ से हुए, इंडिया से या इंडिया से फेमस हुए, बाहर से, बोलो। एक बार गए थे, वो कौन सा देश, हाँ, सब मिलकर उनको पूरा सब मिल करके, पूरा क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, तभी वो मतलब एक जवाब में सबको शांत करने, एक तब वो मतलब एक ही जवाब में सबको शांत करने। कहाँ, इंडिया में, यूएस में, शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ से फेमस हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेमस होना है तो हाँ बाहर जाना होगा, ठीक है। एक जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो एक बगल में एक लेडी थी, वो अपने बेटा का नाम ना वैसे ही कुछ जॉनसन ये सब रखी थी। पूछा क्यों नाम रखे हैं, तो कहीं बड़ा हो गया तो अमेरिका ही जाना है, तो नाम शुरू से रख दे, ठीक है। हाँ, तो विवेकानंद की जीवनी घटना है, जब वो अमेरिका में गए तो इंसाइक्लोपीडिया लाते थे लाइब्रेरी से, और लाते थे आप फिर दूसरे दिन लौट आते थे। और जब फेमस हो गए तब भक्त लोग भी हो गए, सेवा करने वाले लोग, तब वो खुद नहीं जाते थे, दूसरा कोई लाता था। तो लाइब्रेरियन परेशान हो गया था, डेली की इंसाइक्लोपीडिया दो। तो जो लाने गया था ना, उससे बोले कि स्वामी जी जब इतना फेमस हो चुके हैं तो दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। नहीं समझा, ठीक है। और इतना फेमस का मतलब था कि अमेरिका के हर टर्निंग रास्ते पर जो है ना उनका फ़ोटो लगा हुआ रहता था। अब कोई गाड़ी से जाए, राष्ट्रपति भी क्यों नहीं जाए, वो उतर करके उनके सामने झुकता था फिर जाता था, इतना उनका इज्जत प्रतिष्ठा थी, समझे ना। तो बोला कि इतना फेमस हो चुके हैं, तो आ करके बताया इनको स्वामी जी को। तो दूसरे दिन फिर गए, या बोले कितना अभी तक हम बुक ले गए तुमसे, तो 13 वॉल्यूम्स अभी तक वो लाए थे। बोले कि निकालो बुक, अब बोलो कि इस बुक में इस पैराग्राफ में यह लाइन लिखा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, बोलोगे तो लाइन भी बता सकते हैं किस लाइन में यह लिखा हुआ है, ठीक। तो वो बोला कैसे हो सकता है कि एक इंसाइक्लोपीडिया खुद को पढ़ना हो, वो बोला कि एक जीवन में भी पूरा याद नहीं होगा, पैराग्राफ तक पेज नंबर ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप कैसे पढ़े कि एक दिन में सभी याद हो गया। तो बोले कौन बोला तुमको पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो बोलते एक लाइन ऊपर पढ़ते हैं, एक लाइन बीच का पढ़ते हैं, एक लाइन लास्ट का पढ़ते हैं, बस समझ आते हैं क्या लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो वही है, यह बहुत ही प्रभावशाली मेथड है। ठीक है, मैंने घटिया बुक पढ़ना हो तो कैसे पढ़ना चाहिए, मान पढ़ना मजबूरी हो, कोई कहेगा पढ़ नहीं तो फांसी दे देंगे, स्कूल वाला वही करता है ना कि इसको पढ़ नहीं तो फांसी देते हैं, तो फिर क्या करोगे। एक क्वेश्चन पर बनाओ, एक बीच का बनाओ, एक लास्ट का बना, छोड़ देना है। हाँ, IIT क्वेश्चन बैंक नहीं वैसे बनाना है। उसको पूरा बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। इसी में ऐड करें, बोथ बॉल्स बी रेड। चलो ये जस्ट एक इंटरटेनमेंट के लिए है, बोथ बॉल्स बी वाइट, सीधा आंसर लिख दीजिए इसी के सामने। जल्दी बोलो, इतना टाइम लग गया। बोथ बॉल्स बी वाइट, उल्टा कर दी क्या, ANS नीचे होता है ना, 5C2 बाई 12C2। थर्ड, बोथ बॉल्स बी ऑफ डिफरेंट कलर, ANS तो 12C2 हो जाएगा, A नहीं बताइए क्या होगा।
हाँ यस 7c1 इंटू 5c1, फिर डिवाइड कर देंगे। समझाना पड़ेगा। फोर्थ, both balls be of same color, एनी केवल लिखना है, एन एस तो पता ही है आपको। बोथ बॉल्स बी ऑफ सेम कलर। हाँ कितना केस बनेगा, एक केस या दो केस? दो केस बनेगा। सेम का या तो दोनों रेड हो या दोनों वाइट हो, तो दो रेड हो तो 7c2 प्लस या मल्टीप्लीकेशन प्लस, क्योंकि यह वर्क कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने के बाद प्लस करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं प्लस किए हैं? हाँ 7c1 किए तो कंप्लीट नहीं हुआ, दो बॉल ड्रॉ करना था तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या था ना रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल, तो प्लस हो जाएगा 5c2। सिंप्लीफाई करें इसको, हो जाएगा आप लोगों से ना, एन ई बाई एन एस। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखना है। देयर आर 10 नॉन डिफेक्टिव bulbs and 4 defective bulbs. One bulb is chosen, Find the probability that bulb will light. स्विच सब ठीक है, ये सब लिखा हुआ रहेगा। बोले कि बल्ब माना ठीक है, स्विच खराब हो तो बोलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब विल लाइट। NS कितना हो जाएगा? 14c1, जैसे वहाँ 2 था तो यहाँ 1 कर दिया, 14c1। ए नहीं बोलो, 4c1, हाँ बल्ब जलना चाहिए, तो 4c1, हाँ 10c1, आप फिर डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी का इसी तरह से बनेगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पर परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें परमुटेशन यूज होगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन यूज होगा, एनी एनएस जहां काउंट करना है कॉम्बिनेशन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का ऐसा नेचर होगा जहाँ परमुटेशन आपको यूज करना पड़ेगा, और क्वेश्चन ही बता देगा कि यहाँ परमुटेशन यूज होगा। यदि आपको परमुटेशन जब पढ़े थे याद है तब समझ में आएगी। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? हाँ शुरू वाला चीज़ कुछ कुछ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, हाँ एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। लिखिए देयर आर 10 Americans and 5 Indians. There are 10 Americans and 5 Indians. They sit in a row randomly. 5
फाइंड द प्रोबेबिलिटी that find the probability that first question all Indians sit together ठीक है। सबसे पहले लिखिए एनएस क्या होगा, एनएस। अब यहाँ पर रोटेशन का फॉर्मूला लिख जाएगा, बोलो, बहुत सिंपल है। एनएस क्या होगा, वो तो बाद में, पर एनएस तो हो गया सबको बैठाना। टोटल कितने हैं 15, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 15 एन पी एन, तो फैक्टोरियल एन। और बताइए, हाँ उसके बाद कॉल करते हैं आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ओके, ठीक है ओके। बोलो बच्चे, ऑल इंडिया शुड सिट टुगेदर, तो एन एस इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 50। कैसे आएगा, एन पी एन से, एन पी एन यूज नहीं करना, सीधा लिखना। अब सोचिए कि ऑल इंडियन सिट टुगेदर के लिए क्या मेथड होगा। चलो बना, बांधो, करो, बताओ कितना आएगा। याद है कि नहीं याद है, बांध करेंगे, वन मानेंगे तो हो जाएगा। करो, ट्राई करो, डरना नहीं है। क्वेश्चन से कभी नहीं डरना है। क्वेश्चन को आदमी बनाया है, आदमी को क्वेश्चन नहीं बनाया है। बोलो 15P11 ना, इसमें एन पी एन वाला टोटल फैक्टोरियल यूज होगा ना, बांध करके जितना आएगा टोटल फैक्टोरियल। बोलो, हाँ इंटरचेंज भी करेंगे तो बोलो, हाँ सब तो याद है, बोलो लिखो ठीक से, बन जाएगा। एक भी स्टूडेंट बनाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, इसलिए हाँ यह होगा। टेन अमेरिकन है, 5 इंडियन है, और सबको बैठाना सबको है। कंडीशन है कि इंडियन क्या होना चाहिए टुगेदर, तो इसको बांध देंगे सबको। अब 5 नहीं, यह एक ही काउंट होगा। ठीक है, तो कितने हो गए 11 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ 15 फैक्टोरियल, तो एन ही हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब देखो, अमेरिकन और इंडियन अपना सीट इंटरचेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि टुगेदर रखना है। लेकिन इंडियन क्या कर सकता है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल से, तो इंटू 5 फैक्टोरियल, तो P हो जाएगा एन बाई एन एस फैक्टोरियल 11 5 फैक्टोरियल बाई 15 फैक्टोरियल। तीसरा क्वेश्चन भी परमुटेशन टाइप का तो 4 आ सकता है। ठीक है, एक और इसी में लिख देते हैं। सेकेंड, नो 2 इंडियन सिट टुगेदर, इंडियन सिट टुगेदर। नहीं, नो टू, नॉट ऑल रहता तो फिर 1 माइनस कर लेते। हाँ, क्रॉस वाला मेथड श्रुति को याद है ठीक से, और कमांड रखो। नो टू इंडियन में क्रॉस वाला मेथड यूज करते हैं। एनएस तो वहीं रहेगा, एन ही केवल काउंट करना है।
टेबल में है या नहीं? ऊपर क्या है? 2975 सबको ऐड करो तो क्या आएगा? 9 2 11 7 18 5 24 हटाओ 9 1 10 तो 12 3 से कैंसिल होगा। हम्म। आया किसी का? पहले किसको बैठाएंगे? अमेरिकन को, जिस पर कंडीशन नहीं है। तो अमेरिकन कितने हैं? 10। अमेरिकन 1, अमेरिकन 2, अमेरिकन 3, अमेरिकन 10 फैक्टोरियल से। फिर क्रॉस कितने हो जाएगा? एक ज़्यादा होता है, नहीं 10 है तो 11। तो 11 सीट खाली है जहाँ पर इंडियन को बैठा सकते हैं। तो 11p5 यही हो गया, ये नहीं। फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो परमुटेशन बहुत वास्ट टॉपिक है। अब कॉपी को रिवाइज करने जाएंगे ना, तब पता चला कि आपका स्कूल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, रिवीजन हुआ ही नहीं हुआ। ठीक है, तो बेहतर है कि जो आपके स्कूल बुक में जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कीजिए, और जो मान लो या नोट्स या है ना कि नोट्स टू इंडियन, और उसी का रिवीजन कर लीजिए। नहीं समझे बात? क्या समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? कि परमुटेशन वाला जो क्वेश्चन आपका मिला इस बुक में, पॉलिटी वाला बुक में, बन जा रहा तो ठीक है, और नहीं बन रहा है तो केवल जा करके उसी का रिवीजन करके बनाइए। हाँ, उसी को देख लीजिए। सॉल्यूशन कभी नहीं देखना है बुक का, नहीं तो फिर वो नहीं हो पाएगा। फिर आप कॉपी से नहीं देख पाएंगे, बुक का देखेंगे फिर आधा अधूरा रह जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी आपसे बन जाना चाहिए। और पढ़ना है क्या? कितना टाइम हो गया? 5:30। एक और टॉपिक है, एक और चैप्टर है, मतलब कहने का मतलब। बोलो। अच्छा, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कुछ। प्लेइंग कार्ड आता है क्या आप लोग जानते हैं? सबको पता है प्लेइंग कार्ड्स? कितने कार्ड होता है टोटल? 52। रेड कलर के कितने होता है? 13, 26, और ब्लैक भी होता है 26। रेड कलर में क्या क्या आता है? हार्ट एंड डायमंड। हार्ट होता है 13, डायमंड भी होता है 13, और ब्लैक में स्पेड और क्लब्स, ये भी 13। 4 ग्रुप हो जाता है 13 का। सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका होता है? हाँ, हाईएस्ट पावर किंग का, नहीं जोकर का। जोकर तो काउंट ही नहीं होता है। बोलो। अरे जब प्लेइंग करते हैं तो सबसे पावरफुल कार्ड कौन होता है नहीं पता है? जैसे तुम जो है मान लो कि 8 प्ले में 8 आपने ड्रॉ किया कार्ड, 8 शो किया आपने अपोनेंट पार्टी को, तो वह 7 शो करेगा तो कौन हारेगा? 7 वाला हार जाएगा ना। तो 8 मोर पावरफुल हो गया 7 से। तो पावरफुल का मतलब यह है जो दूसरे को काट सके। ठीक है, तो बोलिए सबसे पावरफुल कौन होता है? एस। सब एक का एस कितने होते हैं? 4। सभी ग्रुप में एक एक होंगे। उसके बाद कौन पावरफुल होता है? एस से कम 2 तो सबसे। एस से कम पावरफुल किंग के बाद क्वीन के बाद जैक, फिर उसके बाद 10। अब तो नंबर हो गया ना, 10 9। लास्ट क्या होता है? 2 होता है, लास्ट 2 होता है, 1 नहीं होता है। 1 ही हो गया समझिए सर, एस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। टू कार्ड्स, वो तो बैग जैसा ही क्वेश्चन हो गया। जो रेड बॉल व्हाइट बॉल था उसी तरह का, जैसे उसमें 2 तरह का बॉल था, इसमें 4 तरह का हो गया समझिए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स।
फाइंड द पोलिटी दैट फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोलिटी दैट फर्स्ट क्वेश्चन बोथ कार्ड्स बी ऑफ स्पेड्स, NS लिखना है, NE लिखना है, बाद में डिवाइड करेंगे। NS क्या हो जाएगा 52, दो कार्ड ड्रॉ करना है ना, तो 52C2 बोलना पड़ेगा ना, 52C2। NE बोलो 13C2, टोटल स्पेड 13 होता है, तो 13C2 फिर डिवाइड कर लेंगे। PE 13 इंटू 12 बाई 52 इंटू 51, समझ में आया क्या? सेकेंड, वन कार्ड बी किंग एंड अदर कार्ड बी हर्ट। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, चलिए ट्राई कीजिए, सोचिए। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा ये तो, क्योंकि क्या होगा, हाँ, क्योंकि एक किंग ऐसा है ना जो किंग भी है हर्ट भी है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे के चैप्टर में आएगा, वो कॉमन आ जाएगा इसमें। चेंज कर देते हैं, एस कर देते हैं, एस। वन कार्ड बी किंग एंड अदर कार्ड बी एस, तो एन एस तो वहीं रहेगा। एनी बोलो फटाफट, 4C1 इंटू 4C1, फिर डिवाइड करें, बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, NCR केवल यूज करते रहना है बस। केवल दिक्कत कहाँ पर होगा आपको, उस तरह के सीट टुगेदर नॉट टुगेदर, ठीक है ना, अल्टरनेट बैठे, वहाँ पर दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन तो समझिए कैसे सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है, फर्स्ट लास्ट और मिडिल, विवेकानंद मेथड, इसका नाम ही रख देंगे विवेकानंद। आप परमुटेशन वाला में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आइए आप लोग, फिर एक क्लास और चलेगा परमुटेशन प्रोबेबिलिटी।